नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और कल की क्लास में बच्चों हम लोगों ने व्यंजन संधि जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उससे आपको कोई भी अगर समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज संधि की लास्ट क्लास है, तो देखते हैं बचा हुआ संधि का जो तीसरा भेद था वो क्या था, विसर्ग संधि। तो ये विसर्ग संधि जो है बच्चों ये प्राय संस्कृत में ही यूज किए जाते हैं, लेकिन जो हिंदी में उपयोग में होते हैं उन्हीं को हम लोग देखते हैं। क्या है विसर्ग संधि की अगर हम लोग परिभाषा देखें तो क्या है, जब विसर्ग के साथ, विसर्ग क्या होता है, ये होता है, ठीक है। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए तब जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, विसर्ग होता है। यानी कि विसर्ग है अगर उसके साथ कोई स्वर आए, ठीक है, या व्यंजन आए, ठीक है, तो इनसे जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, वो क्या होता है बच्चों, विसर्ग संधि कहलाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने व्यंजन संधि में कुछ नियम देखे थे, वैसे ही विसर्ग संधि में भी कुछ नियम है। तो पहला नियम क्या कहता है बच्चों, कि विसर्ग का श, श और स में परिवर्तन। कैसे, आइए देखते हैं। क्या है, यदि विसर्ग के बाद, यानी ये विसर्ग है, उसके बाद क्या आए, च वर्ण आए या छ वर्ण आए, तो विसर्ग क्या हो जाता है, विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो विसर्ग है वो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, स, हलंत यानी आधा। ये देखिए क्लियर है ना। नी के बाद क्या है, ये विसर्ग है, ठीक है। विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण है, च वर्ण है। देखिए नियम क्या कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ वर्ण आए तो जो हमारा विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्या कहता है नियम, कि ट और ठ, यानी कि विसर्ग के बाद ट और ठ वर्ण आए तो हमारा विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना, विसर्ग है, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आया है, ट आया। अगर यहीं पे ठ भी रहता, ठीक है, तो हमारा विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता बच्चों, श में, ठीक है। आधा क्यों है, क्योंकि ये स जो है वो श के नीचे हलंत है। हलंत का मतलब क्या होता है, ठीक है। वैसे ही देखिए क्या है, त थ, यानी विसर्ग के बाद त वर्ण या थ वर्ण आए तो हमारा विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, स में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, नी धन तार, क्या है, नी धन तार, ठीक है। विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या है बच्चों, त है। नियम ये कहता है कि विसर्ग के बाद अगर त आए तो हमारा विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, स में परिवर्तित होगा। देखिए विसर्ग की जगह हम लोगों ने क्या लिखा, श लिखा। क्लियर हुआ। यानी नियम एक ये कहता है कि यदि विसर्ग के बाद च वर्ण या छ वर्ण आए तो हमारा विसर्ग किस में परिवर्तित होगा, श में परिवर्तित होगा। वही विसर्ग के बाद जो मेल हम लोग कर रहे हैं दो वर्णों का, तो विसर्ग के बाद जो दूसरा वर्ण आए अगर वो ट और ठ हो तो हमारा विसर्ग किस में परिवर्तित होगा बच्चों, श में परिवर्तित होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर विसर्ग के बाद त वर्ण आए या थ वर्ण आए तो हमारा परिवर्तन, यानी जो हमारा विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा बच्चों, स में परिवर्तित होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं नियम 2 पे। नियम 2 क्या कहता है बच्चों, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना हो। कुछ ऐसे शब्द हैं कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो हमारा जो विसर्ग है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखते हैं क्या है, विसर्ग के बाद, ठीक है, च, स और स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है। हम लोगों ने पहले नियम में क्या देखा था कि विसर्ग के बाद च, छ आए तो वो श में बदल जाता है, ट, ठ आए तो वो श में, वहीं त, थ आए तो किस में बदल जाता है, स में। अब नियम क्या कह रहा है कि विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद दूसरा वर्ण या स हो या श्र हो या स हो तो हमारा ये जो विसर्ग है वो क्या होगा, नहीं बदलता है। क्या है, नहीं बदलता है, या उसके क्या लिखा है, मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर
बाद का वर्ण हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, मना धन संताप। क्या लिखा है, मना धन संताप। यहाँ पे क्या है बच्चों, विसर्ग है, विसर्ग के बाद दूसरा वर्ण क्या है, स है। ठीक है, तो हमारा जो ये विसर्ग है वो क्या हुआ, उसी शब्द का दूसरा जो है ये मूल ले लिया, उसके स्थान पर क्या है, उसके बाद का ही वर्ण जो है वो अपना मूल रूप ले लेता है। ठीक है, वैसे ही देखिए दुह धन शासन, दुह धन शासन। ठीक है, तो ये विसर्ग के बाद तुरंत क्या है, श है, तो परिवर्तन क्या हुआ, ये उसी वर्ण का मूल रूप बना। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, कहीं कहीं पे दुशासन ऐसे ही लिखा रहता है। क्यों, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर हुआ, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है अगर किसके बाद, अगर विसर्ग के बाद श, श और स आए तो। ठीक है, देखिए चतुर्धन षष्ठी। क्या लिखा है, चतुर्धन षष्ठी। ये क्या है बच्चों, विसर्ग है, ये श है। ठीक है, क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया। अब आगे चलते हैं, नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद यदि क, ख, प, फ वर्ण आए तो जो संधि है, अगर उसका जो विसर्ग है वो क्या है, विसर्ग नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। यानी कि जैसे हम लोगों ने इसमें देखा था कि विसर्ग के बाद स, श, स आए तो परिवर्तन नहीं होता है, वैसे ही अगर विसर्ग के बाद जो वर्ण हो वो क से शुरू हो या ख से शुरू हो, ठीक है, या प से शुरू हो या फ से शुरू हो, तो यानी परिवर्तन करने पे क्या होगा, जो विसर्ग है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। यानी अगर हम लोग इससे कोई शब्द जो है, मतलब ये क्या है, हमारा विसर्ग है, ठीक है, दूसरा वर्ण क्या है, क है, तो जो परिवर्तन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमारा जो ये विसर्ग है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। ठीक है, आइए उदाहरण से क्लियर करते हैं। उदाहरण क्या है, प्रातः धन काल। क्या है, प्रातः धन काल। नियम ये कह रहा था कि अगर विसर्ग के बाद क, ख, ट या फ आए तो जो हमारा विसर्ग है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। एग्जाम्पल क्या लिखा है बच्चों, प्रातः धन काल। ठीक है, रूल ये कह रहा था कि विसर्ग के बाद यदि क आए तो हमारा विसर्ग जो है वो वैसा ही बना रहेगा। अगर इनको हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्रातः काल। आया बात समझ में, यानी जो हमारा विसर्ग है वो ज्यों का त्यों ही रहेगा। वैसे ही देखिए व्यय धन क्रम, क है, विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो हमारा परिवर्तन क्या है, कुछ नहीं बदलेगा, वो जस का तस ही रहेगा। वैसे ही देखिए अंतः धन पूर्व, क्या नियम क्या कह रहा था, विसर्ग के बाद अगर प या फ आए तो परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग जो है वैसे ही लिख दिया जाएगा। देखिए है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद प है, तो क्या हुआ, ज्यों का त्यों विसर्ग लिख दिया गया। ठीक है, वैसे ही तपा धन पूत। क्या है, तपा धन पूत, विसर्ग है, उसके बाद प आ रहा है तो परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है, विसर्ग जो है ज्यों का त्यों लिख दिया गया है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, जैसे हम लोगों ने व्यंजन संधि में कुछ अपवाद देखे थे ना, वैसे ही हमारे विसर्ग संधि में भी कुछ अपवाद है। यानी कि कुछ ऐसे शब्द जैसे ये जो है वो नियम के खिलाफ ही चलते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो ये कौन से शब्द हैं जो अपने हिसाब से चलते हैं, आइए देखते हैं। क्या है, विसर्ग से पहले यदि ई तथा उ वर्ण और विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग श्र वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, क्या कह रहा है, पहले विसर्ग ले लीजिए। ठीक है, नियम से चलते हैं। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले, ये विसर्ग है, उससे पहले यदि ई या उ, यानी विसर्ग से पहले ई या उ जो है वर्ण आए और विसर्ग के बाद क हो या ख हो या ट हो, ठ हो, प हो या फ हो, को इन जो है इनमें से कोई भी वर्ण हो
तो हमारा जो परिवर्तन होगा वो किस में होगा, यानी जो हमारा विसर्ग है बच्चों वो किस में परिवर्तित होगा, श में परिवर्तित होगा। उदाहरण देखिए, त पे किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, त पे किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। फिर उसके बाद ये क्या है, विसर्ग है। विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण है, प है, यहाँ है प। तो क्या कह रहा था कि अगर विसर्ग आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, श में। देखिए यहाँ पे बदला है, ठीक। वैसे ही नियम ये कहता है कि विसर्ग से पहले ई आए, तो विसर्ग है, उससे पहले ई आया, ठीक है, ई आया, और विसर्ग के बाद क्या आया, फ आया, यानी फ है यहाँ पे, तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, श में बदल जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखिए यहाँ पे धनु धन टंकार, ठीक है, धनु धन टंकार लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, ऊ है, विसर्ग से पहले क्या आया बच्चों, ऊ आया, तो हमारा विसर्ग जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, में परिवर्तित हो गया। क्लियर हुआ, यानी कि जो हमारा विसर्ग है उससे पहले ई और ऊ की मात्रा आए, और विसर्ग के बाद हमारा क आए, ख आए, ट आए, ठ आए, प आए और फ आए, तो जो हमारा विसर्ग का परिवर्तन है वो किस में होगा, स में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए श में परिवर्तन क्या है, हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या नियम है। नियम ये कह रहा है कि विसर्ग का र में परिवर्तन, यानी पहले हम लोगों ने किसका देखा, श स में परिवर्तन देखा। अब नियम ये कह रहा है, तीसरा नियम, कि विसर्ग जो है उसको हम लोग अब किस में परिवर्तित करेंगे, र में परिवर्तित करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए विसर्ग से पहले हम लोग क्या लेते हैं, विसर्ग लेते हैं, से पहले अ तथा आ वर्ण के अतिरिक्त, क्या लिखा है, विसर्ग से पहले, यानी वे विसर्ग है, इससे पहले अ तथा आ वर्ण के अतिरिक्त, यानी अ आ हटा दीजिए, यानी अ आ जो है वो नहीं आएंगे, कोई भी स्वर हो, ठीक है, क्या हो, कोई भी स्वर हो, यानी अ आ ना हो करके अगर ई हो या ऊ हो, कोई भी वर्ण हो, उसके बाद क्या कह रहा है नियम, होता है, और बाद में कोई भी स्वर हो, ठीक है। यानी बस यहाँ पे क्या है, अ आ को छोड़ के कोई भी वर्ण आ जाए, किससे, विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद क्या हो, कोई स्वर आए, ठीक है, कोई स्वर आए, वर्ग का तीसरा वर्ण आए, ठीक है, वर्ग हम लोगों ने व्यंजन संधि में देखा था, तीसरा, चौथा या पांचवा, ठीक है, पांचवा, या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आए, तो हमारा परिवर्तन किस में होगा बच्चों, विसर्ग किस में बदल जाएगा, र और र में, यानी या तो हम लोग पूरा र लिखेंगे या तो हम लोग आधा र लिखेंगे। कभी कभी आधा र ये ऊपर से होता है और कभी कभी ऐसे होता है, ठीक है। देखिए अब समझते हैं नियम क्या कह रहा है। नियम ये कह रहा है बच्चों कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, ठीक है, यानी ई आ जाए, ओ आ जाए, अ आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस अ आ नहीं आए, उसके बाद क्या हो, विसर्ग हो, प्लस विसर्ग के बाद क्या हो, यदि कोई स्वर हो, यदि वर्ग का कोई भी तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, पांचवा वर्ण हो, या य र ल व ह में से कोई भी वर्ण हो, तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा बच्चों, र या र में, ठीक है। देखिए नि धन धन धन, क्या है, नि धन धन, मतलब इसको हम लोग धन ही बोलते हैं ना, ठीक है, नि धन धन है, ठीक है। तो क्या है, विसर्ग से पहले क्या आ रहा है बच्चों, ई स्वर आ रहा है, ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, ध आ रहा है, ध हमारा क्या है, चौथा वर्ण है, ठीक है। अब देखो क्या है, नि धन धन, नियम ये कह रहा था बच्चों कि अ आ को छोड़ के कोई भी स्वर आए, ये कौन सा स्वर है, ई है, उसके बाद विसर्ग लग गया है, फिर ये कौन सा, ध क्या है बच्चों, ध हमारा चौथा वर्ण है, क्या है, चौथा वर्ण है। तो हमारा जो ये है
विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, र या र में। क्लियर हुआ? देखिए क्या हो गया, अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया बच्चों, र में, निर्धन। क्या हो गया, निर्धन। ठीक, आया समझ में नियम क्या कह रहा था? वैसे ही देखिए आगे नियम ये कहता है आ को छोड़ के अगर कोई भी स्वर आए, किससे, विसर्ग से पहले, ई आ रहा है, ठीक है, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है, कोई भी स्वर आए मतलब अ भी आ सकते हैं, कब आ सकते हैं, विसर्ग के बाद आ सकते हैं, ठीक है, आए, ठीक है, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए और य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आए तो हमारा विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में। देखिए क्लियर है, यहाँ पे से कौन सा क्या आया, विसर्ग से पहले क्या है, ई है, ई हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है, फिर विसर्ग के बाद क्या है, स्वर है, यानी ये नियम को भी फॉलो कर रहा है, कोई भी स्वर यानी ई है, उसके बाद क्या कहता है कि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो तो स्वर है, तो हमारा जो ये है विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो गया बच्चों, र में। ठीक है, निधन आशा निराशा, ठीक है, ठीक है, वही देखिए बही धनमुखी बहीमुखी हो जाएगा, ठीक है। दू धन बल, यहाँ पे क्या है, कौन सा स्वर आया है, ऊ आया है, ऊ स्वर क्या है, अ आ नहीं है, बोलता है नियम कि अ आ छोड़ के कोई भी जो स्वर है वो किससे पहले आए, विसर्ग से पहले आए, और विसर्ग के बाद कुछ भी हो, मतलब तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह या स्वर हो तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित होगा बच्चों, र में। क्या है, दू धन बल, क्या है, दू धन बल, ऊ क्या है, हमारा स्वर है, किससे पहले आ रहा है, विसर्ग से पहले आ रहा है, उसके बाद हमारा ब है, ठीक है, किस में परिवर्तित हो गया, हमारा र में परिवर्तित हो गया, चौथा वर्ण है ना ब, ठीक है। ऐसे ही ये देखिए क्या है, ग है हमारा तीसरा वर्ण है, क ख ग, ठीक है, तो क्या हुआ, ये है ऊ की मात्रा, फिर उसके बाद विसर्ग है, फिर क्या है, तीसरा वर्ण है, तो हमारा जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो गया, र में परिवर्तित हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे नियम क्या कहता है बच्चों कि अ आहा के स्थान पर ओ मतलब विसर्ग जो है, ठीक है, अगर अ और आह से खत्म हो रहा है तो वो किस में परिवर्तित होगा, ओ में परिवर्तित होगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है नियम कि यदि विसर्ग से पहले, यानी विसर्ग है उससे पहले वाले वर्ण में कोई भी वर्ण है, यानी क ले लो या जो भी कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी ले लो, अ स्वर आता है या तथा विसर्ग के साथ, ठीक है, स्वर आता है, यानी जो ये वर्ण है विसर्ग से पहले जो भी वर्ण है उसमें अ स्वर आता है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, किसका, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण में किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा, ठीक है। क्या है कि विसर्ग से पहले अगर अ स्वर आता है और विसर्ग के बाद क्या है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा आए या य र ल व ह आए तो वर्ण में से किसी भी वर्ण के मेल पर, यानी अगर यहाँ पे हम लोग य ले लिए और ये जो विसर्ग से पहले जो हमारा वर्ण था उसमें स्वर अ आ रहा है तो हमारा जो ये विसर्ग है वो किस में पड़ जाएगा बच्चों, ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या है, मना धन अभिलाषा, मना धन अभिलाषा, ठीक है, तो ये क्या है, न में क्या है, अ स्वर आ रहा है बच्चों, मना, न बोलिए, न, अ साउंड कर रहा है, अ की ध्वनि आ रही है, यानी कि विसर्ग से पहले कौन सा स्वर आया, अ आया। नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग से पहले वाले वर्ण में अ स्वर जो है वो आए और उसके बाद विसर्ग के बाद कोई स्वर आए, भ आए, कुछ भी, मतलब इनमें से कुछ भी आए, इनमें से तीसरा चौथा पांचवा और य र ल व, इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आए तो इनका अगर हम लोग मेल करते हैं तो हमारा विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। क्या है, यहाँ अ स्वर मिल रहा है, यहाँ पे क्या है, अ है, यानी स्वर भी आ गया, तो इसका परिवर्तन किस में हो गया, ओ में परिवर्तन हो गया। वैसे ही देखिए
यश 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 लिखा है तो श में क्या है अस्वर मिल रहा है, उसके बाद क्या है ध है, ठीक है। तो परिवर्तन क्या हो गया, यशोधरा, यानी जो हमारा विसर्ग था किसमें परिवर्तित हो गया बच्चों, ओ में परिवर्तित हो गया। वैसे ही मनः धन हर, इसमें भी अस्वर आ रहा है, तो हमारा इन दोनों का अगर हम लोग मेल करते हैं मनः धन हर का, तो हमारा विसर्ग किसमें परिवर्तित हो गया, ओ में परिवर्तित हो गया, मनोहर हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए अदह धन वस्त्र, क्या है अदह धन वस्त्र, यहाँ से क्या है अस्वर मिल रहा है, उसके बाद व है, उसके बाद व वर्ण है। तो जब हम इन दोनों शब्द का मेल करते हैं तो हमारा विसर्ग ओ बन जाता है, ठीक है। देखिए अपवाद हम आपसे कहे थे ना कि जो होते हैं वो अपने मन के मालिक होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तुम्हारा जो रूल हूं वो फॉलो नहीं करूंगा, मेरा अपना खुद का है, ठीक है। तो ऐसे ही एक शब्द है पुनर्मिलन। पुनर्मिलन जी कहते हैं कि हम जो है वो तुम्हारा रूल नहीं मानेंगे, ठीक है, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये एक ऐसा शब्द है जिसमें ये जो है फॉलो नहीं होता है। क्यों, इसमें ये कह रहा है ना अ भी है, अस्वर भी है, उसके बाद यहाँ पे स्वर भी है, ई स्वर है, ई क्या है स्वर है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का हम लोग मेल कर रहे हैं तो नियम के हिसाब से ओ होना चाहिए, यानी अगर इन दोनों को हम लोग मिला रहे हैं तो हमारा जो विसर्ग है वो ओ में आना चाहिए। लेकिन पुनर्मिलन कह रहा है ना मैं तुम्हारा मानूंगा ही नहीं, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, ठीक है। तो ये अपवाद है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम क्या है। पांचवा नियम है बच्चों विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर का दीर्घ स्वर, ठीक है। देखिए ये नियम समझ, लोप मतलब विलुप्त हो जाना। देखिए यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ स्वर होता है, ठीक है, तथा विसर्ग के बाद में र वर्ण होता है, तो संधि होने पर यानी मेल होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। साथ ही ई व उ की मात्रा ई और उ की हो जाएगी, यानी कि अगर हरस्व है, ई उ क्या है हरस्व है, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। कब होगा, जब विसर्ग से पहले ई हो या उ हो, ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या हो र वर्ण आए, तो हमारा जो विसर्ग है उसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, लोप हो जाएगा। और साथ ही जो मात्रा है, यानी अब क्या है कि विसर्ग जो है वो छिप जाएगा, हट जाएगा, उसके साथ ही साथ मात्रा जो है वो दीर्घ हो जाएगी, ठीक है। यानी विसर्ग तो हटेगा ही हटेगा, उसके साथ मात्रा भी जो है वो बदल जाएगी। देखिए एग्जाम्पल से नियधन रस, क्या लिखा है, नियधन रस लिखा है, ठीक है। ये क्या है, ई है, ई के बाद क्या है बच्चों, विसर्ग है, और विसर्ग के तुरंत बाद र है। नियम ये कह रहा है कि ई स्वर होता है, अगर विसर्ग से पहले वाले वर्ण में ई स्वर होता है और विसर्ग के बाद वाले वर्ण में र होता है, तो हमारा विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है। यहाँ पे विसर्ग है नहीं है, हो जाता है, और साथ ही जो मात्रा हम लोग ई का था वो क्या हो जाएगा, ई का मात्रा, यानी हरस्व से दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ऊ में देखिए दूधन राज, नियम ये कह रहा है कि अगर विसर्ग से पहले ऊ आए, तो ऊ आए और विसर्ग के बाद र आए, तो हमारा जो मेल होता है तो उसमें क्या होगा, विसर्ग हट जाएगा और दीर्घ ऊ की जगह, और सॉरी हरस्व ऊ की जगह दीर्घ ऊ हो जाएगा। देखिए क्या है, ये लिखा है दूधन राज, क्या लिखा है, दूधन राज। यहाँ पे क्या है, ई है, ठीक है, उसके बाद विसर्ग है, फिर र है। नियम आया, नियम आया, नियम ये कहता है कि अगर ई के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद र है, तो परिवर्तन क्या होगा, ये हट जाएगा और मात्रा किसकी हो जाएगी, मात्रा हो जाएगी। क्लियर, देखिए यहाँ पे है ना, ई है, तो ये ऊ ले लीजिए, यहाँ पे ऊ लिखा था ना, हाँ ये ऊ हो जाएगा। ई के साथ भी यही कंडीशन होगी। देखिए क्या है, मात्रा किसकी थी,
ह्रस्व उ की थी, उसके बाद विसर्ग था, उसके बाद हमारा विसर्ग के बाद र था, तो क्या हुआ, विसर्ग जो है वो उसका लोप हो गया और जो हमारा ह्रस्व उ था वो किस में परिवर्तित हो गया बच्चों, दीर्घ में। ठीक है, वैसे ही यहाँ देखिए नीह धन रोग, नीह धन रोग, ई का किससे हो रहा है मेल, ई जो है वो विसर्ग से पहले आ रहा है और उसका मेल जो है वो र से हो रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो विसर्ग है उसका लोप हो जाता है और ह्रस्व ई का दीर्घ ई में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ये रहा विसर्ग का लोप होना यानी हट जाना, विलुप्त हो जाना। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है नियम, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में विसर्ग है, नियम से चलते हैं, विसर्ग है, पहले वाले वर्ण में अस्वर होता है। ठीक है, क्या होता है, अस्वर होता है, यहाँ पे कोई भी ले लीजिए, अस्वर होता है। ठीक है, पहले वाले वर्ण में यानी ये, ठीक है, अस्वर होता है तथा विसर्ग के साथ अवर्ण के अतिरिक्त अन्य किसी, यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, ये तो सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा अन्य। ठीक है, क्या लिखा है, विसर्ग के साथ अवर्ण के अतिरिक्त किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का विलोप हो जाएगा। ठीक है, तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए इसको क्या समझ में आपको क्या लग रहा है कि बहुत टफ है, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या कह रहा है नियम कि यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो, यानी विसर्ग से कोई भी जो वर्ण हो उनमें अ का स्वर जो है वो ध्वनि जो है वो अ हो, तो विसर्ग के साथ अ वर्ण के अतिरिक्त यानी विसर्ग के बाद अ को छोड़ के जो भी हो उनका मेल जो है मेल हो, तो जो हमारा विसर्ग है वो क्या होगा, उसका लोप हो जाएगा। देखिए कैसे, अतः धन एव, क्या है, अतः धन एव। ठीक है, तो ये क्या है, त में कौन सी ध्वनि आ रही है बच्चों, अ का आ रहा है, अस्वर आ रहा है, वहीं क्या है, विसर्ग है धन ए, क्या है, स्वर है, अ के अतिरिक्त है, अ के अतिरिक्त है, आ रहा है, तो हमारा जो विसर्ग है वो क्या हो गया, उनमें लोप आ गया, यानी ततैव, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे इनमें, बस क्या करेंगे हम लोग, विसर्ग को विलुप्त हटा देंगे। ठीक है, वैसे ही मना धन उच्छेद है, मना धन उच्छेद, यहाँ न में कौन सा स्वर है, अस्वर है, उसके बाद विसर्ग है, उसके बाद क्या है, विसर्ग के बाद कौन सा स्वर है, ऊ स्वर है। तो नियम ये कहता है कि विसर्ग के बाद अ को छोड़ के कोई भी स्वर आए तो हमारा विसर्ग जो है वो लुप्त हो जाएगा। देखिए ऐसे ही सिर्फ अ छोड़ना है, आ रहना है, रखना है, समझ में आई, ये नहीं कि अ है तो अ नहीं है तो आ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है, केवल अ जो है वो नहीं होगा, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आ है, पयधन आदि, पयधन आदि, तो ये क्या है, य में क्या है, अस्वर है, उसके बाद विसर्ग के बाद क्या है, स्वर है, अ को छोड़ के दूसरा स्वर है, तो मिलके क्या हुआ, हमारा विसर्ग का लोप हो गया। वैसे ही यहाँ देखिए, वैसे ही अतः धन एव है। ठीक है, अतः धन एव है, त में कौन सा स्वर मिला बच्चों, अ मिला है, फिर विसर्ग है, उसके बाद कौन सा स्वर है, ए है, यानी ये स्वर है, अ के अतिरिक्त दूसरा कोई स्वर है, तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे विसर्ग क्या है वो हट गया, उसका लोप हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए ये था हमारा बच्चों, ये हमारी जो थी विसर्ग संधि थी, और संधि की ये तीसरा ये भेद था। और उसके बाद आप एक बार इसको फिर से समझते हैं, फिर हम लोग जो है वो क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, जो हम लोग जितनी भी संधि पढ़ चुके हैं, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा या जो भी चीज़ें आपको, जो भी सब टॉपिक पढ़ाई जा रही है, वो आपके एग्जाम को देख के ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि क्या ये उटपटांग पढ़ा रही है, नहीं, ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग विसर्ग संधि को क्या करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है,
तो विसर्ग संधि क्या था बच्चों? एग्जाम उसका क्या अर्थ क्या है? जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन आए तो परिवर्तन होता है, यानी विसर्ग है उसके साथ अगर स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है तो जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग संधि में कुछ नियम थे। पहला नियम क्या कह रहा था? यदि विसर्ग के बाद च छ यानी विसर्ग है उसके बाद च वर्ण आए या छ वर्ण आए तो उन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे, उन दोनों का मेल करेंगे तो हमारा परिवर्तन किस में होगा? श में हो जाएगा, यानी जो हमारा विसर्ग है वो क्या हो जाएगा? श में हो जाएगा। वैसे ही विसर्ग के बाद यदि ट वर्ण जो दूसरा शब्द है वो ट वर्ण से शुरू हो या ठ वर्ण से शुरू हो तो हमारा परिवर्तन किस में होगा? श में परिवर्तन होगा। वैसे ही विसर्ग के बाद त वर्ण से कोई शब्द शुरू हो या थ वर्ण से शुरू हो तो जो हमारा परिवर्तन होगा वो क्या होगा? किस में होगा? में परिवर्तन होगा। यहाँ हम लोगों ने देखा था एग्जाम्पल के थ्रू। उसके बाद नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद, यानी विसर्ग है उसके बाद जो शब्द है वो किन से शुरू हो? श से शुरू हो, श से शुरू या स से शुरू हो तो विसर्ग जो है वो अपने ही मूल रूप में बना रहता है, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। नियम ये कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद जो दूसरा वर्ण है जो मिलाने को है वो श, स और स से शुरू हो तो हमारा परिवर्तन क्या होगा? विसर्ग जो है वो परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। उसके स्थान पर बाद का ही वर्ण आ जाता है, या तो मूल रूप में लिख देंगे या तो उसी स्थान पे क्या होगा? बाद का वर्ण आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि विसर्ग के बाद यदि क ख प फ यानी विसर्ग के बाद जो शब्द हो वो उनमें पहला वर्ण क्या हो? क हो, ख हो या प हो या फ वर्ण हो तो हमारा जो विसर्ग है वो वैसे का ही वैसे उतर जाएगा। यानी कि विसर्ग के बाद यदि कोई शब्द जो है जो जिसका मेल हो रहा है जिन शब्द का, उनका जो शुरुआती वर्ण है वो क हो तो हमारा जो परिवर्तन विसर्ग का है वो नहीं होगा। विसर्ग को ज्यों का त्यों लिख देना है। जैसे इसमें क्या था कि उसके बाद का वर्ण हो जाता है, मूल रूप में ही बना रहता है या उसके बाद का हो जाता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि अगर इन विसर्ग का मेल क ख प फ वर्ण से होता है तो विसर्ग जो है वो परिवर्तित नहीं होता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। वैसे ही क्या था? विसर्ग के पहले यदि ई तथा उ वर्ण आए, विसर्ग है उससे पहले ई तथा उ वर्ण आए और विसर्ग के बाद यानी ई तथा उ वर्ण के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद यदि कोई शब्द क ख ट ख प फ से शुरू हो रहा है तो विसर्ग को हम लोग किस में परिवर्तित कर देंगे? श में परिवर्तित कर देंगे। देखिए है ना, ये आया था, उ के बाद क्या था? प आया था, प है, ठीक है। तो परिवर्तन किस में हुआ? श में परिवर्तन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? विसर्ग का र में परिवर्तन, ठीक है। विसर्ग का र में परिवर्तन क्या कहता है नियम? अगर विसर्ग से पहले अ आके अतिरिक्त कोई भी स्वर आए, यानी अ आके छोड़ के जो जितने स्वर होते हैं वो विसर्ग से पहले आए और बाद में कोई स्वर आए, यानी पहले अ आना आए भले विसर्ग के बाद में आए और क्या क्या आए? तीसरा वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र य र ल व ह में से कोई भी आए तो जो हमारा विसर्ग है वो र हो जाता है। देखिए है, विसर्ग से पहले क्या है? उ है, ठीक है, और विसर्ग के बाद क्या है? ब है। तो हमारा क्या हुआ? परिवर्तन किस में हुआ? र में परिवर्तन हो गया। कौन परिवर्तन हो गया? विसर्ग का परिवर्तन किस में हो गया? र में परिवर्तन हो गया। वहीं क्या था? यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो, यानी विसर्ग है उससे पहले जो वर्ण है उसमें अ का स्वर हो, ठीक है, और विसर्ग के इसके बाद अगर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो इन दोनों को अगर हम लोग मिलाएंगे, अगर यहाँ पे य है, ठीक है, यहाँ पे अगर य है और यहाँ पे क्या है? अ से जो वर्ण है वो अ में इनका अस्वर है तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा बच्चों? ओ में। यानी जो हमारा विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में। एग्जाम्पल के से हम लोगों ने देखा था कि क्या है? न में अ है, उसके बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या था? ह है वहां पे, ठीक है। तो क्या हुआ? विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? ओ में। क्लियर? अब कुछ अपवाद थे, पुनः धन मिलन, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये नहीं बदलते हैं, ये अपना नियम कानून चलाते हैं, ठीक है। फिर पांचवा नियम था विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ, ठीक है।
ठीक है, क्या कहता है नियम, यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में ई व उ स्वर आता है, यानी कोई स्वर है, सॉरी कोई वर्ण है, ठीक है, उनमें कौन सा स्वर आ रहा है, यानी गल लेते हैं, अगर उनमें गी आ रहा है या गु आ रहा है, उसके बाद क्या है, उसके बाद विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या है, र है, यानी मेल किससे करना है, र से करना है, ठीक है, यानी कि कोई वर्ण है उस पे ई या उ की मात्रा हो, उ स्वर हो, उसके साथ क्या हो, हमारा विसर्ग हो, उसका हम लोग मेल किससे कर रहे हैं, र से कर रहे हैं, तो इन दोनों का मिलान करने पर हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, विसर्ग का लोप हो जाएगा और हमारा जो ये ई है वो क्या होगा, दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाएगा। ये हमारा जो ह्रस्व उ है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाएगा। ये क्या था, हमारा विसर्ग का लोप, ठीक है, और हमारी जो है वो ह्रस्व स्वर जो है वो किस में परिवर्तित हो रही हैं, दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो रही हैं, ठीक है। फिर नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ का स्वर हो, विसर्ग है, ठीक है, अ स्वर यानी मान लीजिए म ले लेते हैं, ठीक है, म हो, तथा विसर्ग के साथ अवर्ण के अतिरिक्त यानी अ को छोड़ के आ ले लीजिए, ई ले लीजिए, ठीक है, अ नहीं होगा, इनका अगर हम लोग मेल करते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा विसर्ग है उसका लोप नहीं होगा, वो ज्यों का त्यों लिख दिया जाएगा, या ठीक है, देखिए क्या है, कुछ भी परिवर्तन लोप हो जाएगा, विसर्ग क्या क्या है, लोप हो जाएगा और अन्य कोई परिवर्तन होगा। देखिए क्या है, त है, यानी विसर्ग से पहले अ स्वर आ रहा है, विसर्ग के बाद क्या है, ए स्वर है, तो क्या हुआ, बस सिंपल सा विसर्ग का लोप हो गया और कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये रही थी हमारी विसर्ग संधि। एक बार आप फिर से सारी संधियों को रिवाइज कर लीजिए, फिर हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हीं में से आपको ये क्वेश्चन बने हुए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम लोग अपने मन से बाहर से उठा दिए हैं, ये एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को कहते हैं। ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी समास, ऑप्शन सी उपसर्ग, ऑप्शन डी प्रत्यय। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी इसका आंसर दीजिए। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है, विकार का अर्थ क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी अगर हम 2 वर्णों को मिला रहे हैं, उनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाता है, संधि। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। ठीक है, क्या लिखा है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यानी संधि की पहचान करनी है कि दयानंद में कौन सी संधि है। ठीक है, ऑप्शन देखते क्या है, गुण संधि, दीर्घ संधि, दूसरा है दीर्घ संधि, तीसरा है व्यंजन संधि और चौथा है यण संधि। बताइए क्या है। देखिए अगर इनका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, दयानंद लिखा है। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या लिया, दया लिया, इनको अगर विच्छेद करेंगे दया धन आनंद होगा, दया धन आनंद। दयानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, दया धन आनंद। या से हम लोगों ने क्या लिया, आ लिया, आनंद से क्या लिया बच्चों, आ लिया। आ और आ मिलके क्या बने, आ बने। ठीक है, समान स्वर है, दीर्घ है, ये दोनों दीर्घ हैं, दोनों समान हैं, तो हमारा क्या हुआ, आ बना। हम लोगों ने ये पढ़ा था, जब दोनों स्वर समान हो, समान स्वर अगर उन समान स्वर का अगर मेल होता है तो कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि। वेरी गुड, कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, यानी सदैव में कौन सी संधि है। देखिए आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है,
बस आप कुछ ट्रिक मैंने बताया था उससे आप लोग समझ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, विसर्ग है या चौथा इनमें से कोई नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कौन सी संधि बच्चों, स्वर संधि है। और स्वर संधि में कौन सी संधि है, स्वर संधि में भी कौन सी संधि है, ठीक है, स्वर संधि में भी ये कौन सी संधि आएगी, ये है आपकी वृद्धि संधि। क्यों, वृद्धि संधि में हम लोगों ने देखा था अय और अ की मात्रा से हम लोग क्या पहचान करते हैं, वृद्धि संधि की पहचान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक, उसके बाद चौथा क्या है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण कौन है बताइए। अ संयोग है, बी मनोहर है, सी नमस्कार है या डी पवन है। कौन सा है बच्चों, डी पवन। पवन कौन सी संधि है, स्वर संधि है। ठीक है, पांचवा क्या है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि संधि को हम लोगों ने किससे समझा था, अ और अ की मात्रा से, यानी जिस शब्द पे अ और अ की मात्रा हो वो क्या होंगे, वृद्धि संधि होंगे। तो कुछ नहीं करना है, इसमें अ की मात्रा है, अ की मात्रा इसमें है, यानी किसमें नहीं है, इसमें नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, इत्यादि का संधि सही संधि विच्छेद क्या है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। पहला इत धन यादि, इति धन यादि या इत धन आदि या इति धन आदि, क्या है। देखिए इसका अगर हम लोग जोड़ेंगे, इसका क्या है, ई और अ मिलके क्या बन जाता है, य। किसमें बनता है, किसमें बनता है बच्चों, यड़ संधि में बनता है। ई के बाद अगर कोई भी स्वर आए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, हमारा य में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे, यहाँ क्या है, ई है, यहाँ क्या है, ई के अतिरिक्त कोई भी स्वर है, ऑप्शन आपका ये होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इसका जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन डी। कौन सी संधि है, यड़ संधि। ऐसे भी दे सकता है या संधि की पहचान करने को दे सकता है। ठीक है, ठीक, वही है क्या है, महोषण का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए। ए है महोधन उषण, बी है महाधन उषण, सी है महोधन उषण और डी है महाधन उषण। क्या होगा, ये है ऑप्शन बी। क्या है, महाधन उषण। कौन सी संधि है बच्चों बताइए, कौन सी संधि है, गुण संधि है। कैसे, महाधन उषण। ठीक है, यहां से हम लोगों ने क्या लिया, आ लिया, यहां से हम लोगों ने ऊ लिया, आ और ऊ मिलके क्या बनते हैं, ओ बनते हैं। ठीक है, ए और ओ की मात्रा हमारा किसका है, ट्रिक क्या है, किसकी पहचान है, गुण संधि की। ठीक, वही निश्चल, निश्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, नीह धन चल। क्या होगा, नीह धन चल। हम लोगों ने विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि में हम लोगों ने क्या देखा था कि यदि विसर्ग ई के बाद विसर्ग हो और उसके बाद च हो, विसर्ग के बाद यदि च हो तो हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं, श में परिवर्तित करते हैं। नियम क्या कहता था, पहला नियम है ये कि यदि विसर्ग के बाद च वर्ण आए तो हमारा जो विसर्ग है किस में परिवर्तित होगा, श में परिवर्तित होगा। स के नीचे हलंत है तो आधा श। क्लियर हुआ। विसर्ग संधि से ऐसे भी क्वेश्चंस जो है वो पूछते हैं, या तो आपसे पूछ देगा कि इसका संधि विच्छेद करिए, या पूछ देगा कि इनमें से विसर्ग संधि कौन सी है। ठीक है, चलिए क्या है, प्रत्युपकार। क्या है बच्चों, प्रत्युपकार। ठीक है, ये भी कौन सी संधि है, जल्दी जल्दी ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। मैं आगे नहीं बताऊंगी कि कौन सी संधि है, अब पहले मैंने पढ़ा दिया है। उसके बाद क्या है, मनोधन योग। मनोधन योग इसका क्या है, सही विच्छेद क्या होगा, मनोधन योग का
संधि विच्छेद सही क्या होगा? सी होगा। ये कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अभी मैंने समझाया है, आगे मैं नहीं बताऊंगी कि क्यों विसर्ग संधि है, कैसे विसर्ग जो है वो ओ में परिवर्तित हुआ है, अभी मैं जस्ट बताई थी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। कौन सी संधि है? बताइए जल्दी से। इतना टाइम क्यों लग रहा है? ओ की मात्रा है, क्या होगा? गुण संधि होगा। क्यों होगा? ए और ओ की मात्रा हो तो क्या होगा? गुण संधि होगा। वहीं यदि ए और औ की मात्रा हो तो कौन सी संधि होगी बच्चों? वृद्धि संधि होगी। इतना समय लेने की जरूरत नहीं है, केवल मात्रा देख के आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? अविधेय शब्द में कौन सी संधि है? ये 3 और ये 4 आप अपने से करिए। ठीक है, इनको आप अपने से करिएगा, नहीं आएगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इनके जो PDF हैं वो आपके टेलीग्राम चैनल पे हैं। हम लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है उनमें ये PDF दे दिया जाएगा। आप उनसे ये क्वेश्चन जो है, हमको 4 क्वेश्चन जो हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नहीं आएगा आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा संधि जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, एग्जाम पास में आ रहा है तो धैर्य बनाए रखिए और साथ ही साथ अपने बोर्ड एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करिए। और अगर थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 घंटे निकालिए अपने CUT एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।